Hi everyone, welcome back to my channel. First of all, I want to thank all of you. Like, I know your accounts paper went very well. Okay, I saw your comments on the previous videos. Like, you guys especially came into that video to comment and appreciate my efforts. So I'm really glad. I'm really thankful. Like, I don't know how to express that. When I read all the comments that the paper come exactly that way, you get the different question, internal, and even AS 15, 13 and 19. I told you guys कि इनमें से कोई दो आ सकते हैं, कोई एक आएगा पक्का, बट वो तीनों आ गए. सो यू गाइज वर सो हैप्पी. लाइक बहुत लोगों ने बोला कि वो ये एएस इसीलिए करके गए थे बिकॉज आई टोल्ड देम नॉट टू स्किप इट एट एनी कॉस्ट. एंड आई एम रियली ग्लैड कि वो चीज़ हेल्प करी. ठीक है, हो गया अकाउंट्स. ठीक है, उसको हटाओ. अब क्या करना है, देखो अकाउंट्स का पेपर अच्छा गया तो बहुत ही अच्छी बात है. अकाउंट्स का पेपर ठीक ठाक भी गया ना, कोई बात नहीं. अभी दो पेपर्स और हैं, और अगर ग्रुप 2 दे रहे हो तो अभी तो बहुत ही लाइक एक ही पेपर हुआ है, अभी बहुत चीज़ें बची हैं. तो आगे का देखो. ठीक है, अब लास्ट में बता रही हूँ, अभी तक तुम्हारी प्रिपरेशन हो गई होगी. ठीक है, सब रिवाइज कर लिया होगा, जो थोड़े बहुत चैप्टर्स बचे हैं वो कर लो. उसके बाद अब करना क्या है, पेपर में जाके वो इस वीडियो में देखेंगे. ठीक है, आई विल टेल यू कि पेपर को प्रेजेंट कैसे करना है, क्वेश्चन को आंसर कैसे करना है. अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता बाई चांस तो उसको आंसर कैसे करना है. ठीक है, लॉ में स्टेप मार्किंग होती है नहीं होती. ठीक है, कौन से सीक्वेंस में पेपर करना है, हाउ टू अटेम्प्ट 100 मार्क्स ऑफ पेपर, स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में क्या करना है. लाइक बेसिकली आई विल टेल यू एवरीथिंग that you need to know before going into that exam hall. So without any further ado, let's get into the video. सबसे पहले I will show you a certified copy and give you all the presentation tips, जिससे एक रफ आइडिया हो जाएगा. ठीक है, पूरा भी नहीं फॉलो करोगे ना, कुछ कुछ चीज़ें तो याद रहेंगी, कुछ कुछ चीज़ें तो फॉलो कर पाओगे लिखते लिखते. तो इट विल हेल्प यू इंप्रूव योर मार्क्स एंड एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पे, जिससे कि अगर देखो बेसिकली इतना सिंपल सा फंडा है. तुम एग्जामिनर के लिए चेकिंग ईजी बनाओगे ना, तो उसको कम टाइम लगेगा, उसके कम एफर्ट्स लगेंगे. एंड वो जहाँ पे अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो तुम्हें 3 मार्क्स देने की सोच रहा है, तो वो शायद 4 दे दे. ठीक है, तो इसीलिए हमें थोड़ा सा इस माइंडसेट से अपना पेपर लिखना चाहिए कि अगर हमें ये आंसर चेक करना हो तो हमें कितना टाइम लगेगा, इजी है समझने में या नहीं. देखो हैंड राइटिंग इट्स लाइक, चलो देखते हैं. ठीक है, सर्टिफाइड कॉपी देखते हैं एंड उसके साथ साथ बात करेंगे. देखो अब सबसे पहले तो वही करना है, तुम्हें स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में डिसाइड कर लो कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं करना. देखो एक ही क्वेश्चन होता है जो तुम लोगों को नहीं करना होता है. ठीक है, क्वेश्चन 1 इज कंपलसरी. स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में हमें वो क्वेश्चन रीड नहीं करना है. जैसे बता रही हूँ, एक बार करके देखना. ठीक है, आई अटेम्प्टेड लाइक मैंने जो मेरा अटेम्प्ट था September 25, मोस्ट डिफिकल्ट पेपर आया था लॉ का. ऐसा सब फैकल्टीज वगैरह सब स्टूडेंट्स लाइक बेसिकली सब लोग ही बोल रहे थे, बट स्टिल मैंने पेपर पूरा किया था जितना मुझे आता था. ठीक है, एंड मैं सेम ही स्ट्रैटेजी फॉलो करती हूँ फॉर एवरी एग्जाम. सबसे पहले स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में क्वेश्चन 1 रीड मत करो. देखो लॉ का पेपर है. ठीक है, तो तुम्हें रीड करने में टाइम लगेगा. अकाउंट्स में तुम रीडिंग में क्या करते हो, तुम रीडिंग में सिर्फ एडजस्टमेंट्स वगैरह देखते हो, बट लॉ में तुम्हें पूरी केस स्टडी पढ़नी पड़ेगी, पूरे क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे, तो वो चीज़ टाइम खाएगी. ठीक है, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं. आराम से क्वेश्चन 1 छोड़ दो. 2, 3, 4, 5, 6 में से अपना एक क्वेश्चन हटा दो जो तुम्हें नहीं करना. ठीक है, अगर तुमने इतना कर दिया एंड उसके बाद अपने 1 या 2 क्वेश्चन जो तुम्हें बेस्ट आते हैं वो ढूंढ के रख लो. अब तुम्हें आंसर लिखना कैसे है, देखो ऐसे ही करना है. ठीक है, मैंने अकाउंट्स में भी सेम चीज़ बोली थी कि यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आंसर नंबर है वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए, उसको बॉक्स में लिखो. ठीक है, प्लस पार्ट भी उसका यहीं लिखो. ऐसा मत करो कि क्वेश्चन 4 यहाँ लिख दिया एंड ए पार्ट यहाँ लिख दिया. अब देखो इस बच्चे ने यहाँ पे भी लिखा है एंड यहाँ पे भी लिखा है, जिससे लाइक कंफ्यूजन का कोई स्कोप ही मत छोड़ो एग्जामिनर के लिए या किसी के लिए भी. ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन लिखना. अब ये लॉ का पेपर करना कैसे है, लाइक हर आंसर का एक फॉर्मेट है. ठीक है, इसको फॉलो करने की कोशिश करना. जिसमें नहीं समझ में आ रहा हो कि इस फॉर्मेट में कैसे लिखना है, उसमें अपनी तरह से लिख लेना. बट नॉर्मली 3 पार्ट्स में आंसर लिखे जाते हैं. सबसे पहले प्रोविजन. ठीक है, प्रोविजन लिख दो जितनी आधी पेज की, 1 पेज की, 2 लाइन की, जो भी प्रोविजन याद है वो लिख दो. दूसरा होता है पार्ट फैक्ट्स एंड एनालिसिस का. फैक्ट्स एंड एनालिसिस में देखो जो फर्स्ट पैराग्राफ होगा वो तो फैक्ट्स तुम्हें क्वेश्चन में से ही लेने हैं. ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबे फैक्ट्स मत लिखना, बहुत ज़्यादा कम भी मत लिखना. इतनी इन्फॉर्मेशन लिख देना जितनी लाइक काफ़ी हो. ठीक है, आंसर को समझने के लिए 3 to 4 लाइन्स आर इनफ. उसके बाद फैक्ट्स एंड एनालिसिस का पहला पैराग्राफ ये हो गया. सेकंड पैराग्राफ में क्या करना है, सेकंड पैराग्राफ में अपना आंसर लिखो. एक्चुअल में अगर पूछा है कि लाइक केस स्टडी में ये जो हुआ है, जो भी केस सिनेरियो है वो सही हुआ है या गलत हुआ है, तो फिर विद रीजन विद एक्सप्लेनेशन अपना आंसर लिखो. लाइक एनालिसिस इज द मेन पार्ट ऑफ योर आंसर एंड उसके साथ कंक्लूजन भी आ जाता है. फिर लास्ट में हेडिंग डालो कंक्लूजन एंड कंक्लूजन अलग से लिखो. 1 या 2 लाइन की कंक्लूजन होती है. सिर्फ फैक्ट्स में अपना आंसर लिख के मत छोड़ देना. ठीक है, कंक्लूजन को अलग से लिखना इज इंपॉर्टेंट. अब देखते हैं इन्होंने क्या किया है. देखो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू प्रोविजन, अगर कोई सेक्शन याद है, मैंने तुम लोगों को बोला था कि लाइक पेपर प्रिडिक्शन वाली अगर लॉ की वीडियो नहीं देखी ना, पेपर में जाने से पहले आई रिक्वेस्ट यू एक बार वो देखो. अकाउंट्स का पेपर भी एक हद तक सेम आया था. ठीक है, अमालगमेशन एंड कंसोलिडेशन के अलावा मैंने सब बोला था कि ये करना एंड वैसा वैसा ही पेपर आया. लॉ में भी 3-4 चैप्टर्स बोले हैं, वो बिल्कुल छोड़ के मत जाना यार. देखो सिंपल सीधी बात है. ठीक है, मुझे नहीं पता पेपर में क्या आएगा, बट जो चीज़ उन्होंने लास्ट अटेम्प्ट में नहीं पूछी, इंस्टीट्यूट वो चीज़ क्यों नहीं पूछेगा, वो पूछेगा ना. वो हर एरिया टेस्ट करना चाहता है. आजकल तो इंस्टीट्यूट वैसे भी अनटेस्टेड एरिया को ज़्यादा टेस्ट कर रहा है. ठीक है, तो उसमें जो चैप्टर्स बोले हैं जिसमें से एक है डिविडेंड
डिविडेंड बिल्कुल नहीं आया था पिछले अटेम्प्ट में, लाइक 1 मार्क्स का भी, और उससे पहले भी नहीं आया था, लाइक 2 अटेम्प्ट से डिविडेंड नहीं आया। इस अटेम्प्ट में पूरे पूरे चांसेस है कि डिविडेंड आए। सबको पता है डिविडेंड बहुत ईजी चैप्टर है, ठीक है, उसको तो सेक्शन वाइज ही याद कर लो अगर रिवाइज भी करना है अभी तो। सबसे पहले जो सेक्शन लिखोगे वो कोट कर दो, ठीक है, अपना पूरा वो लिखो, प्रोविजन जो भी है। इन्होंने क्या करा है, इन्होंने आई गेस वैसे 5 में नहीं करा, बट मेरे को वही चीज़ सही लगती है कि तुम एक बार अपने 5 में कर लोगे ना, या फिर ये अच्छा नहीं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, तुम बेसिकली आंसर लिखो, ठीक है, जो भी आंसर है फाइनल उसको बॉक्स में करो, जो भी चीज़ तुम्हें इंपॉर्टेंट लग रही है उसको अंडरलाइन कर लो। अब ऐसे नहीं करना कि पहले पूरा पेपर कर लिया फिर लास्ट में दोबारा पढ़ के अंडरलाइन करना है, नहीं नहीं, पेपर करते करते साथ साथ मार्क करते चलो कि चलो ये आंसर हो गया, उसका बॉक्स बना दे। कितना टाइम लगता है यार, पेन तुम्हारे हाथ में, पेंसिल से नहीं, देखो पेन से ही बना रखा है। अब ड्यूरिंग वर्ड को ही अंडरलाइन कर दे, क्यों, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है कि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर कितना डिविडेंड दे सकते हैं वो चीज़, ठीक है। आगे देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो होती है, क्वेश्चन का हर पार्ट से, लाइक हर एक क्वेश्चन का हर पार्ट एक साथ करना, ठीक है, उसको आगे पीछे मत करना। ये देखो 4th का सी का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, अगर तुम्हें नहीं भी आता तो स्पेस छोड़ दो, बट ऐसे मत करना कि 4th का ए पार्ट कहीं और है, 4th का सी पार्ट लाइक लास्ट में है, ऐसे मत करना। क्वेश्चन 4 पूरा एक साथ होना चाहिए, चाहे अगर इस टाइम नहीं याद आ रहा तो उसको छोड़ दो, ठीक है। देखो पूरा क्वेश्चन 4 एक साथ है, सब चीज़ें, ये जीसीए का क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें सब चीज़ें मार्क करी हुई हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको बॉक्स बना दो। बेसिकली तुम्हें वो चीज़ हाईलाइट करनी है जिसको तुम 100% श्योर हो सही है, एंड जो चीज़ तुम चाहते हो एग्जामिनर देखे। अब वो देखो, अब ये शीट मेरे सामने आएगी तो मैं क्या देखूंगी कि भाई इस बच्चे ने सेक्शन कोड करा हुआ है, ठीक है, इसने मीन वाली चीज कोड करी हुई है, लाइक यही है ना जीसीए में, तो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, रिस्ट्रिक्टिव, एग्जॉस्टिव, तो मैं क्या समझूंगी कि पेपर आता है उसको, तो एक माइंडसेट बन जाता है एग्जामिनर का कि हाँ वो उस पेपर को इतना ध्यान से पढ़ के नहीं करेगा, वो उसको आराम से चेक करेगा विद अ काम माइंड और एक गुड परसेप्शन कि पेपर सही ही होगा, ठीक है। देखो इतना तो मैं नहीं बोलूंगी, हर सेक्शन तो तुम्हें नहीं याद होगा और आपको टाइम भी नहीं याद करने का, बट जितना याद हो उतना अच्छी तरह करके आना। और देखो तुमने एक चीज़ नोटिस करी होगी, हर पार्ट नए पेज से शुरू करो। देखो 4C का सेकंड पार्ट नए पेज से शुरू करा है, फिर फर्स्ट पार्ट भी नए पेज से शुरू किया है, ठीक है, यहाँ पे स्पेस था फिर भी छोड़ दिया, यहाँ से शुरू करा है, तो ऐसे ही करना, ठीक है। हर पार्ट को नए पेज से शुरू करो, पेज बचाने की कोई ज़रूरत नहीं है, 1-2 पेज एक्स्ट्रा लग जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। वो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, फिर अगला क्वेश्चन भी सेम चीज़, ऊपर लिखो आंसर, यहाँ पे तो सिर्फ 6B लिखा है, तुम पूरा लिख दो आंसर 6B, फिर उसको बॉक्स में कर दो, बॉक्स में कर देना, अलग से हाईलाइट हो जाता है, नहीं तो बाकी पेपर के साथ मिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट में सेक्शन है, उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ें अंडरलाइन करो, पूरा आंसर लिखो पॉइंट वाइज, ठीक है। हर चीज़ को भी अंडरलाइन मत कर देना, पता चले पूरा पेपर अंडरलाइन कर आ गए, नहीं, इंपॉर्टेंट चीज़ें अंडरलाइन कर दो। अगर नहीं समझ आ रहा क्या अंडरलाइन करना है तो मत करो, बट ये मत करना कि पूरे पेपर पे ही लाइनें बनाया है, पेंसिल से करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिस पेन से लिख रहे हो उस पेन से ही अंडरलाइन कर लो। देखो पेपर देखो कितना नीट एंड क्लीन है, फर्स्ट पार्ट अलग से दिख रहा है, ठीक है, उसका आंसर दिख रहा है, सेकंड पार्ट अलग से दिख रहा है, उसका आंसर दिख रहा है। अगर येस नो का क्वेश्चन है तो येस को हाईलाइट करो कि भाई हमारा आंसर क्या है जो इंस्टीट्यूट ने पूछा है, ठीक है। उसके बाद वही वाली चीज़ कि अलग अलग पार्ट्स जो हैं क्वेश्चन के वो साथ में होने चाहिए, ठीक है। इतना ज़्यादा मैं बोलूँगी बॉक्स में मत बनाना, बॉक्स में सिर्फ आंसर नंबर लिख दो और जो तुम्हारा फाइनल आंसर है ना वो बॉक्स में कर दो, बाकी चीज़ें अंडरलाइन करोगे तो सिर्फ चलेगा। एक चीज़ और लॉ में इंपॉर्टेंट होती है, तुम्हें एक्ट भी लिखना होता है, लाइक बेसिकली अकाउंट्स में तो इतना कुछ नहीं होता, बट यहाँ पे तो अलग अलग एक्ट्स हैं, तो अलग अलग एक्ट्स लिख देना अगर सेक्शन नंबर भी ना पता हो, ठीक है। एक्ट्स लाइक एज पर दी प्रोविजन ऐसे ही लिखना ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ ये नोट करने वाली है कि आंसर गलत हो गया तो उसको बिल्कुल गुचुर पुचुर नहीं करना, ठीक है, बिल्कुल ऐसे मत कर देना कि किसी को पढ़ा ही ना जाए, एक सिंपल सी लाइन डालो और आगे बढ़ो। कोई तुम्हारा गलत आंसर रीड नहीं कर रहा है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो तुम्हारा गलत आंसर रीड करे कि तुमने क्या लिखा है, मतलब हमें लगता है ना कि भाई ये हमने क्या लिख दिया, ठीक है, कोई हमें बेवकूफ़ समझेगा ये पढ़ेगा, तो नहीं समझेगा, किसी के पास इतना टाइम नहीं है, सिर्फ एक क्रॉस मारो, ठीक है, और आगे बढ़ो। अब यहाँ पे देखो इसने कंक्लूजन की हेडिंग तो डाली है, बट इसने ना अलग से वो नहीं करा कि प्रोविजन और फैक्ट्स एंड एनालिसिस अलग से करो। अगर तुमने राइटिंग प्रैक्टिस करी है एंड तुम्हें ये चीज़ पता है तो तुम्हें पता होगा कि लाइक ऐसे करोगे ना तो बेटर रहेगा, ठीक है। अगर हो पाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। देखो इन्होंने भी नॉर्मली आंसर लिखा है, अपना पूरा प्रोविजन लिख दिया, ये वाली हो गई चीज़ फैक्ट्स की, ये एनालिसिस हो गया पूरा कि इन द प्रेजेंट केस क्या क्या हो रहा है, यही तो चीज़ें होती हैं, बस एक हेडिंग ही डालनी है। जैसे ये कंक्लूजन की हेडिंग डाली है कि कंक्लूजन, नो द कंपनी कैन नॉट गिव डोनेशन टू द इंस्टीट्यूट, सिर्फ ये हेडिंग डाल सकते हो तो डाल दो, नहीं डाल सकते, अगर नहीं प्रैक्टिस करी, नहीं याद आए तो मत डालना, कंक्लूजन की डाल देना, ठीक है, क्योंकि कंक्लूजन हमारा आंसर हाईलाइट करता है। हमने जो भी 2 पेज में लिखा है कंक्लूजन एक उसको समअप कर देता है कि फाइनल आंसर क्या आया इस केस स्टडी का या फिर इस क्वेश्चन का, ठीक है। फिर थर्ड का ए पार्ट, देखो ये रफ वर्क है, ठीक है, ये एक रफ वर्क किया हुआ है, तो उसके बाद लाइन ड्रॉ कर दी कि आंसर यहाँ से शुरू हो रहा है। वैसे तो रफ वर्क ऐसे मत करना, पेपर के लास्ट पेज पे कर लेना आंसर शीट के, या फिर पेपर में छोटा मोटा लिख लेना, अलाउड नहीं होता, बट हल्का सा लिखकर बाद में इरेज कर देना 1-2 मिनट बाद, तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं तो क्या दिक्कत है, यहीं पे कर लो, यहीं पे तो करा हुआ इन्होंने भी। उसके बाद लाइन ड्रॉ कर दो कि यहाँ से हमारा फाइनल आंसर शुरू हो रहा है,
प्रॉपर स्पेसिंग, ठीक है। बिल्कुल ऐसा मत करना कि एक भी लाइन ना छोड़ो, बहुत बेसिक बेसिक बातें हैं बट फिर भी मैं बता रही हूँ, लाइनें छोड़ छोड़ के साफ साफ लिखना, एटलीस्ट समझ में आए, क्योंकि हैंड राइटिंग का तो इस टाइम कुछ नहीं कर सकते, बट समझ में आना चाहिए। कंक्लूजन को अलग से लिख देना कि भाई तुम्हारा कंक्लूजन क्या आया है, ठीक है। प्रोविजन ऑफ फैक्ट एंड एनालिसिस भी ना लिखो, बट कंक्लूजन लिखना इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। देख लो 3 का बी पार्ट सब कुछ प्रॉपरली दिख रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है जो समझ में ना आए। 3 का सी पार्ट सारे पार्ट। मेरे को बस एक चीज समझ नहीं आ रही कि इतना ज्यादा बॉक्स करोगे ना तो लाइक बेसिकली वो और थोड़ा हॉच पॉच लगता है। तो बॉक्स सिर्फ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सेक्शन नंबर्स हो गया, ठीक है, तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया, येस या नो या जो भी पूछा है, एंड सिर्फ आंसर नंबर, इतनी चीजें बॉक्स करो। बाकी चीजें नॉर्मली अंडरलाइन भी करोगे तो दे आर मोर देन इनफ, क्योंकि अंडरलाइन में ज्यादा नीट एंड क्लीन लगता है। बॉक्स बनाने में ना तुम्हारी शीट बहुत ज्यादा भरी भरी लगेगी और वो इतना अच्छा नहीं लगता, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 1 पे आए, देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है एक चीज और यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं, कंपल्जन नहीं है, एक बार भी लिखोगे तो सही है, बट पढ़ने में आना चाहिए। अगर ऐसे करो कि जैसे क्वेश्चन 1 ए पार्ट, बट तुम्हें अब बाद में लग रहा है कि बी पार्ट करना है, तो उसको पूरे को काट दो, क्वेश्चन 1 ए पूरा काट दो, फिर क्वेश्चन 1 बी दोबारा लिख लो, ठीक है। कुछ कंफ्यूजन का स्कोप मत छोड़ना एग्जामिनर के लिए, ठीक है। देखो सेक्शन नंबर जहां याद हो वहां करना। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आप लोगों को बताऊंगी, कभी भी गलत सेक्शन कोट मत करके आना। अगर 99% भी श्योर हो ना कि सेक्शन नंबर सही है, मत लिख कराओ। जब तक तुम 110% श्योर नहीं हो कि हाँ इस प्रोविजन का यही सेक्शन नंबर है, तभी लिख कर आना। क्योंकि देखो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने सेक्शन नंबर गलत लिख दिया बट तुम्हारी प्रोविजन सही है, तुम्हारे फैक्ट सही है, तुम्हारा कंक्लूजन सही है, एग्जामिनर पढ़ेगा ही नहीं प्रोविजन क्या गया। अगर तुमने लिख दिया सेक्शन 123 बट तुमने लाइक आंसर कुछ और था, 124 का था, वो 123 पढ़ के ही पूरा आंसर काट देगा, तुम्हें लाइक 0 मार्क्स मिलेंगे, इसमें स्टेप मार्किंग नहीं हो पाएगी, ठीक है। अदरवाइज स्टेप मार्किंग होती है। स्टेप मार्किंग से याद आए, हाँ पे देख लो, देखो जो चेकिंग होती है ना वो उस हिसाब से होती है। इसका जैसे स्टेप 1 2.5 मार्क्स मिले, ठीक है, पूरा आंसर सही है, तो यहाँ पे आएगा प्रोविजन के इस चीज के 2.5 मार्क्स होंगे। उसके बाद यहाँ पे 1.5 मिला, तो अगर 4 नंबर का क्वेश्चन था तो दोनों पार्ट से 2 का बी पार्ट 4 नंबर का था पूरा, ठीक है। तो उसमें हाफ हाफ मिल गया। एक बड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं जो एक ही पार्ट का हो, उसमें देखते हैं कैसे मार्क्स दिए। ये तो अब देखो जैसे 6 का बी पार्ट है, ठीक है, 4 मार्क्स मिले हैं, इसमें भी पूरा आंसर सही है, ऐसे कुछ क्रॉस तो नहीं मारा हुआ, तो पूरा बी पार्ट है, ठीक है। अब इसमें स्टेप मार्किंग हुई कैसे है, देखो स्टेप 1 के 3 मार्क्स एंड स्टेप 2 के 1 मार्क्स। स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 2 होगा ये वाली चीज, ठीक है, कंक्लूजन, एंड स्टेप 3 होगा प्रोविजन प्लस फैक्ट्स एंड एनालिसिस। तो ऐसे स्टेप मार्किंग होती है, ठीक है। ये वाली बात हो गई पेपर प्रेजेंटेशन की। आई गेस इससे ज्यादा तो क्या ही करोगे, समरी बता देती हूँ। सबसे पहले आंसर नंबर बीच में लिखना है, ठीक है। उसके बाद सारे पार्ट्स एक क्वेश्चन के सेम करने हैं। अगर कोई पार्ट नहीं भी आता बाई चांस तो कोई बात नहीं, उसके लिए 1 पेज 2 पेज छोड़ दो, बाद में अगर लिख पाओ तो ठीक है, नहीं तो पेज पे ऐसे लाइन मार देना स्लैंटिंग। दूसरा, अगर कोई गलती हो गई तो उसको बिल्कुल ऐसे वो करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक नॉर्मल लाइन मारो और आगे से लिखना शुरू करो। हर क्वेश्चन का लाइक नया आंसर नए पेज से शुरू करो। इवन आंसर 6 का बी पार्ट ए पार्ट भी नए नए पेज से शुरू करो, ठीक है। ज्यादा प्रेजेंटेबल लगता है और आंसर्स तुम्हारे मिक्स नहीं होंगे। उसके बाद अगर लिख पाओ तो प्रोविजन, फैक्ट्स एंड एनालिसिस एंड कंक्लूजन, इन 3 पार्ट्स में अपने आंसर को लिखना बहुत ज्यादा इजीली होगा। एंड तुम भी कंफ्यूज नहीं होगे कि तुमने लिख दिया या नहीं लिखा, क्योंकि देखो एक केस स्टडी है, ठीक है, उसकी तुम्हें प्रोविजन पता चल गई, तुमने पहले वो लिख दिया, फिर फैक्ट्स लिख दिया और फिर प्रोविजन एंड फैक्ट्स को मिलाकर ही तो एनालिसिस बनता है, वो बना दिया, कंक्लूजन लिख दिया, ठीक है। ऐसे बहुत ईजी हो जाएगा एंड तुम कोई भी चीज रिपीट नहीं करोगे, तुम्हारा पेपर खिंचेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद बॉक्स कर देना, ठीक है, अपना फाइनल आंसर बॉक्स कर देना। नॉर्मली जो भी इंपॉर्टेंट चीज हो, प्रोविजन हो, कुछ भी इंपॉर्टेंट वर्ड हो, उसको अंडरलाइन कर देना। एंड ये सब हो गई प्रेजेंटेशन की बात, ठीक है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं कि पेपर करना कैसे है, ठीक है। ये बात हो गई प्रेजेंटेशन की। अब पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, देखो बेसिक फंडा तो तुम्हें समझ आ गया कि तुम्हें स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में क्या करना है। अब जो तुम्हारा पहला और दूसरा क्वेश्चन होगा ना वो लेना जो बहुत अच्छी तरह आता है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, क्वेश्चन 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, ठीक है। कोई सा भी क्वेश्चन लो, उसको लिखो प्रॉपरली, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो उसके सारे पार्ट्स एक साथ लिखो। क्योंकि देखो ऐसा नहीं हो सकता कि अगर क्वेश्चन 1 तुमने छोड़ भी दिया फिलहाल, ठीक है, तो क्वेश्चन 2 3 4 5 6 में से कि तुम्हें कोई भी क्वेश्चन आता हो, कोई एक क्वेश्चन, कोई 2 क्वेश्चन के हर पार्ट अच्छी तरह आते होंगे, ठीक है, उसको लो। अगर ऐसा है कि कोई एक पार्ट आता है, कोई दूसरा पार्ट आता है, कोई बात नहीं, जो चीजें आती है ना पहले वो लिख लो अपने लाइक प्रॉपर 2 घंटे में। एक तो 2 या 3 क्वेश्चन करो डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। आफ्टर 1.5 आवर तुम एमसीक्यूज पे चले जाओ, ठीक है। मैक्सिमम 30 से 40 मिनट्स एमसीक्यू में लगाना है। फिर जब अराउंड 4 सवा 4 बज जाए अपना वापस डिस्क्रिप्टिव पेपर में आओ, जो बचे हुए 2 क्वेश्चन है वो कर लो, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि उन 3 घंटे में पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। सबसे पहले 1 क्वेश्चन करो, 2 क्वेश्चन करो और 3 क्वेश्चन करो, ठीक है। नंबर वाइज नहीं, लाइक पहले 3 क्वेश्चन करो,
ठीक है, जो भी तुम्हें सबसे बेस्ट आते हैं। इसमें क्वेश्चन 1 भी हो सकता है कंपल्सरी वाला, और बाकी के भी 2 क्वेश्चन हो सकते हैं। उसके बाद जाओ एमसीक्यूज पे, ठीक है, एंड उसके बाद वापस पेपर में आओ। एमसीक्यू कभी भी स्टार्टिंग के लिए या कभी भी एंड के लिए मत छोड़ना, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर स्टार्टिंग में करोगे एमसीक्यूज तो हो सकता है कि तुम उसमें ज्यादा टाइम लगा दो, तुम्हारे पास पेपर के लिए टाइम ना बचे, एंड लास्ट के लिए छोड़ोगे तो भी हो सकता है कि लाइक तुमने पेपर में ज्यादा टाइम लगा दिया और एमसीक्यू के लिए टाइम नहीं बचा। एंड मोस्टली एमसीक्यू स्कोरिंग होते हैं, ठीक है, तुक्के ही सही लगाओगे तो कुछ मार्क्स मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, सारा पेपर अटेम्प्ट कर आना, ठीक है। सो ये बात हो गई कि एमसीक्यू कब करने हैं, एमसीक्यू करने हैं बीच में। अच्छा, अब एक चीज और कि हमें पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है 100 मार्क्स का। लाइक हमें अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो हमें क्या करना है, पहली बात तो वो क्वेश्चन लास्ट के लिए छोड़ना है, अपना बेस्ट लिखाओ, ठीक है, 50 to 60 मार्क्स का पेपर लिख लेना है हमें। लाइक पहले ही जैसे आई गेस 2 घंटे में हमें अपना पूरा 100 उसका हमें अपना पूरा पेपर लिख लेना है पहले ही, जितना हमें आता है, ठीक है। उसके बाद हमें ये सब चीजें करनी है कि अब जो हमें नहीं आता उसका क्या करें। तो उसका ये करो कि देखो तुमने केस स्टडी पढ़ी, ठीक है, तुम्हारे पास आधे पेज की केस स्टडी है, एंड देन उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। हो सकता है उसके आंसर में 2 या 3 प्रोविजन लगनी हो, 4 प्रोविजन लगनी हो, बट तुम्हें 1-2 ही पता है। लाइक तुम उस 1-2 प्रोविजन को यूज करके अपने फाइनल आंसर तक नहीं जा सकते, बट इसके लिए क्वेश्चन छोड़ो मत, ठीक है, जितना पता है ना उतना लिख कर आओ। हर लाइन के हर लाइक बेसिकली तुम कुछ भी लिखोगे उसके मार्क्स हैं, ठीक है। तो अगर एक क्वेश्चन में 3 प्रोविजंस लग रही है, तुम्हें सिर्फ 2 पता है या तुम्हें सिर्फ 1 पता है, तो वो लिखाओ, ठीक है। फैक्ट्स लिखाओ, एनालिसिस तो खैर कितना ही लिख पाओगे अगर पूरा आंसर नहीं पता, बट इतने चीज के लिए भी अगर वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो तुम्हें 1-2 मार्क्स कुछ तो मिलेंगे। क्यों? क्योंकि एक तो तुमने जो लिखा है वो सही है, दूसरा लाइक बेसिकली कुछ लिखा है। अगर पूरा पेपर ब्लैंक छोड़ दोगे तो कुछ लाइक फायदा नहीं होगा, ठीक है। उससे तो तुम्हें 0 मार्क्स ही मिलेंगे। प्लस हो सकता है कि कोई क्वेश्चन गलत हो, ठीक है, या कोई क्वेश्चन लाइक बेसिकली बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो, सबके लिए डिफिकल्ट हो, जैसे सितंबर में हुआ था, तो ग्रेस मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। सितंबर वाले अटेम्प्ट में भी ग्रेस मार्क्स मिले हैं सबको, तो ग्रेस मार्क्स वाला कॉन्सेप्ट झूठा नहीं है, ठीक है। अगर पेपर बहुत मुश्किल होता है तो ग्रेस मार्क्स मिलते हैं, बट उन्हीं को मिलते हैं जो लाइक पेपर पूरा अटेम्प्ट करते हैं। जिस क्वेश्चन के लिए ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं वो क्वेश्चन तुमने अटेम्प्ट करा हुआ है। ऐसी एमसीक्यू में अगर कोई एमसीक्यू गलत है बट तुमने वो ये सोच के छोड़ दिया कि ये तो क्वेश्चन गलत है, ठीक है, सबको पता है क्वेश्चन गलत है, बट एटलीस्ट उसको अटेम्प्ट कर आओ। कुछ भी लिख कर आओगे ना तो तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे, बट अगर नहीं अटेम्प्ट कर आओगे तो वो ग्रेस मार्क्स नहीं मिलते, ठीक है। सो ये बात हो गई। उसके बाद अगर ऐसा होना कि लाइक एकदम लिखते लिखते कोई प्रोविजन दिमाग से उड़ गया, लाइक ऐसा होता है ना कि हम कभी कभी ब्लैंक हो जाते हैं एग्जाम में, तो कोई बात नहीं, ठीक है, उस चीज़ की ज़्यादा टेंशन मत लेना। 2 से 5 मिनट तक उस चीज़ को सोचने की कोशिश करना, देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी भी एक क्वेश्चन में टाइम नहीं लगाना है, ठीक है। लाइक 1-1 मिनट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई एक क्वेश्चन तुम्हें पास या फेल नहीं करा सकता अकेले। अगर कोई एक क्वेश्चन नहीं आता, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। कोई एक पार्ट नहीं आता, छोड़ दो उसको, छोड़ दो, आगे बढ़ो, ठीक है। पूरा पेपर है, पूरा एमसीक्यू बुकलेट है, सब चीज़ मिला के तुम्हें 50 मार्क्स लाने हैं, हो जाएगा, ठीक है। इस बार का पेपर इजी आ सकता है एज पर माय प्रिडिक्शन। वैसे तो वो चीज़ लाइक कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, बट बिकॉज यार सितंबर में बहुत ज़्यादा मुश्किल आया था, तो मुझे नहीं लगता कि लाइक लॉ का पेपर मुश्किल आएगा। शायद टैक्स का या ऑडिट का थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पे आ सकता है, बट लॉ का पेपर विल बी मैनेजेबल, ठीक है, ईजी होगा। अगर लेंथी पेपर हुआ तो तुम्हारी रीडिंग स्पीड थोड़ी फास्ट होगी तो बेटर रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज एक एमसीक्यू के लिए आई वांट टू टेल यू कि ना, जैसे अगर केस स्टडी होती है तो 4-5 पैराग्राफ्स हैं, 4-5 ही पार्ट्स है सॉल्व करने के लिए। तो मोस्टली क्या होता है, हर पैराग्राफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन होगा एंड उसका आंसर होगा। तो तुम ना ऐसे कर सकते हो कि लाइक बेसिकली एक पैराग्राफ पढ़ा केस स्टडी का एंड उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हाथ के हाथ सॉल्व कर लिया, क्योंकि इससे ना इजी रहेगा। लाइक तुमने जैसी केस स्टडी रीड करना खत्म करा, तुम्हारा वो क्वेश्चन भी खत्म हो गया, ठीक है। क्योंकि अगर तुम एक बार पूरी केस स्टडी पढ़ोगे फिर एक एक करके क्वेश्चन करोगे ना, तो तुम्हें वापस जाना पड़ेगा उस केस स्टडी में, थोड़ा डबल टाइम लगता है। तो इससे बेटर है कि एक एक पैराग्राफ पढ़ो और एक एक क्वेश्चन आंसर करते रहो। मोस्टली ऐसे ही होता है केस स्टडी में लॉ की, मैंने भी ऐसे ही सॉल्व किया था, वो ईजी होता है, ठीक है। हर पैराग्राफ के साथ तुम लाइक अपना सॉल्व करते रहो क्वेश्चन का एक एक पार्ट, एंड वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा टाइम से। एंड या ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद अगर वो पेपर प्रेडिक्शन वाली वीडियो नहीं देखी लॉ की, वो प्लीज देख लो। अकाउंट्स में भी बहुत हेल्प हुई थी, शायद लॉ में भी हो जाए, ठीक है, क्या पता सेम चीज आ ही जाए। अगर वो नहीं भी देखनी तो मेरी बात सुन लो, डिविडेंड, चार्जेस, डिपॉजिट्स एंड इनकॉर्पोरेशन, ये 4 चैप्टर्स तो अगर अभी तक छोड़े हैं ना, ये 4 बिल्कुल मत छोड़ के जाना। अभी जितना भी टाइम है उसमें कर लो, क्योंकि मेरे को ऐसा लाइक डिविडेंड का पक्का क्वेश्चन आ सकता है। एंड एक एक क्वेश्चन ही सही, बट एक एक क्वेश्चन भी अगर 5-5 मार्क्स का आया तो ये 4 चैप्टर्स तुम्हें 20 मार्क्स के अराउंड के दिख सकते हैं, ठीक है। ज्यादा के भी दिख सकते हैं, कम के भी दिख सकते हैं। सो एटलीस्ट ये चैप्टर्स बिल्कुल मत छोड़ के जाना। मैनेजमेंट और iOS के बहुत डाउट्स है कि हो नहीं रहा, ये दोनों चैप्टर्स ऐसे है कि तुम कभी भी इनको ढंग से याद नहीं कर सकते, ठीक है, लाइक पूरा याद नहीं कर सकते। एंड इनमें इंस्टीट्यूट इतने मार्क्स देता भी नहीं है। अगर नहीं आता ना उनको छोड़ दो, ठीक है। 2 चैप्टर्स हैं, ठीक है, 10-15 मार्क्स के भी अगर हैं तो फिर भी बाकी का पेपर जो है वो 70 to 80% वेटेज रखता है, उसको अच्छी तरह करो, ठीक है। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। एंड आई गेस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आराम से जाओ, ठीक है, पैनिक मत करना, पेपर को शांत दिमाग से लिखना, बिकॉज दैट इज योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ। अगर पेपर में घबरा गए तो खराब हो जाएगी चीज़। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है, बहुत अच्छा पेपर होगा। आओ फटाफट से पेपर करके अच्छा, एंड फिर हम टैक्स की स्ट्रैटेजी देखेंगे। 2 प्लान्स बनाऊंगी 2 टाइप के बच्चों के लिए, सबको मिल जाएगी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी पक्का से। एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप इट हेल्प्स। कोई भी डाउट हो, कुछ भी चीज़ हो, कॉमेंट में डाउन, टेलीग्राम पे मैसेज कर दो, कहीं पे भी कर दो, आई विल reply you, and yeah, I'll see you in the next video.